तो आज के इस वीडियो में प्यूसम द्वितीय भाग क्लास 10th का संस्कृत का जो बुक है प्यूसम द्वितीय भाग, इसका चैप्टर 2 आपको पाटलिपुत्र वैभवम, ये बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको पूरा संस्कृत का चैप्टर आपको संस्कृत में पढ़ाएंगे और उसका अनुवाद बताते चलेंगे, और उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट आपका मटेरियल निकलेगा जो कि मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग निकाल कर यहाँ पे इस प्रकार से लिखते रहेंगे और आपको भी नोट डाउन करते चलना है। कॉपी कलम लेकर के आप लोग बैठ जाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे। और चैप्टर 2 जैसा कि नाम बताए द्वितीय पाठः पाटलिपुत्र वैभवम, और आपको बता दें कि पाटलिपुत्र वैभवम जो है एक निबंधात्मक पाठ है, एक निबंध के रूप में लिखा हुआ एक ये पाठ है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र वैभवम नामक पाठ है, ए निबंधात्मक, बी आपका दे देगा गद्यात्मक, पद्यात्मक, इनमें से सभी। तो आपको निबंधात्मक पे क्या करना है, टिक करना है। इसलिए पहला वाक्य हम लिख चुके हैं, है ना। पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है एक निबंधात्मक पाठ है, एकदम ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे इसको और इसका अनुवाद बताते चलेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होगा यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो जैसा कि लिखा हुआ है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र वैभवम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयतः, यानी कि बिहार की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, है ना। प्राचीन काल में बिहार की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। अभी जो है वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना नामक नगर है, ठीक है। तो आपको दोनों वर्ड याद रखना है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि प्राचीन नाम जो था पटना का क्या था, पाटलिपुत्र था। तो जैसा कि कहा जा रहा है, बिहार राज्य की जो राजधानी है क्या थी, पाटलिपुत्र थी, और ये सभी कालों में कहीं ना कहीं अपने महत्व को धारण किए हुए थी, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन आपका निकल कर आया कि बिहार की राजधानी क्या थी, है ना, पाटलिपुत्र थी, और अभी पाटलिपुत्र ही है जिसका नया नाम हो गया है पटना हो गया है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र ऑप्शन में रहेगा तो पाटलिपुत्र मारेंगे, और कभी कभी पटना भी दे देता है, तो जो ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अस्य इतिहासः सार्धसहस्र द्वयपरिसहमित वर्तते, यानी कि इसका जो इतिहास है अर्थात पाटलिपुत्र का जो इतिहास है सार्धसहस्र द्वयवर्षः का मतलब होता है 2500 वर्ष, है ना। सार्धसहस्र द्वयवर्षः का मतलब क्या हो गया आपका, 2500 हो गया। तो इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। इस प्रकार से हम लिख भी रखे हैं कि इसका अर्थात पाटलिपुत्र का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है ना। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाए कि पाटलिपुत्र का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है ना। तो आपको याद रखना है 2500 वर्ष, ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष, है ना। इस तरह से करके जो भी ऑप्शन रहेगा तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्र आप अपने, है ना, अपने पास किताब भी रख सकते हैं, और जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं मिलाते हुए चलेंगे। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षणम, यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में इसका ही, है ना, ध्यान को आकर्षित करता है। पाटलिपुत्र का जो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है और जो उद्योग क्षेत्र है, वैसे तो यहाँ पे उद्योग का मतलब कल कारखाना होता है, तो उद्योग तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में बहुत कम है, नहीं के बराबर है। प्राचीन काल में बहुत ही अच्छे यहाँ पे उद्योग हुआ करते थे, ठीक है। तो ये प्राचीन काल के हिसाब से लिखा हुआ है, ये निबंध लिखा हुआ है, ठीक है। तो धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में ये इसका, है ना, बहुत ही विशेषता था, और ये कहीं ना कहीं सभी का ध्यान आकर्षित करता था अपनी ओर। पाटलिपुत्र जो था सभी को आकर्षित किया करता था। फिर कहा जा रहा है वैदेशिका, वैदेशिका का मतलब होता है विदेशी, वैदेशिका का मतलब क्या होता है, विदेशी। वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज
फाह्यान वेन्सांग इत्सिंग प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। इसमें कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज, फाह्यान, ये सब मेगास्थनीज जो भी नाम ले रहे हैं ये सब विदेशी यात्री हुआ करते थे, ये सब विदेशी यात्री हैं। ठीक है, ये सब क्या आए थे, पाटलिपुत्र आए थे और पाटलिपुत्र का वर्णन जो है अपने अपने ग्रंथों में किए थे। तो कहा जा रहा है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, वेन्सांग इत्सिंग ये सभी पाटलिपुत्र आए और पाटलिपुत्र का जो वर्णन है, उसकी जो विशेषता है पाटलिपुत्र का, उसका वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किए। तो यहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम लिखें, है ना। तो यहां इस प्रकार से लिख रखे हैं विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाह्यान, वेन्सांग इत्सिंग ने अपने अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन किया, पाटलिपुत्र का जो विशेषता था उसका वर्णन किया, उसके बारे में बताया। ये सभी विदेशी यात्री हुआ थे। फिर कहा जा रहा है पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र वैभव के सामान्य परिचय के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन जो पढ़े, यहां से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव भी एक पूछा हुआ है कि पाटलिपुत्र में आने वाले विभिन्न विदेशी यात्रियों के नाम लिखें, है ना। तो यहां से आपका जितना इंपॉर्टेंट मक्खन निकला उन मक्खनों को हम क्या किए, यहाँ पे लिख दिए, ठीक ना। तो इन बातों को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। आगे हम लोग नीचे बढ़ते हैं। ठीक, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्र नुंगम वश द्विचित्रम महानगरम बहुआ। यह कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में पाटलिपुत्र एक महानगर के रूप में, विचित्र शहर के रूप में हुआ। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है पाटलिपुत्र नामक एक नगर जो है ना, इतिहास में देखने को मिलता है, जो कि एक महानगर के रूप में था। पाटलिपुत्र क्या था, एक महानगर के रूप में था। तो यहां से निकलकर आपका आएगा कि पाटलिपुत्र क्या था, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महानगर था। जैसे कि अभी वर्तमान में महानगरों की संख्या जो है 4 है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और आपका एक और है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 महानगर हैं वर्तमान में। तो पाटलिपुत्र उसी प्रकार से प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो था एक महानगर के रूप में प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता था। ये इसका लाइन का मतलब है। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्निमताख्ये काव्ये कथयति। इसके विषय में प्राचीन जो महानगर था पाटलिपुत्र, इसके बारे में एक कवि थे जिनका नाम है दामोदर गुप्त। एकदम याद रखेंगे, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है कुट्निमताख्य। तो यहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि कुट्निमताख्य ग्रंथ के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त कौन थे, तो कवि थे। दामोदर गुप्त के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो कुट्निमताख्य। तो कुट्निमताख्य ग्रंथ में जो है दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया। क्या बताया, यहाँ पे श्लोक के रूप में दिया हुआ है। अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। बहुत ही जबरदस्त विशेषता दिए दामोदर गुप्त पाटलिपुत्र के बारे में, है ना। आप सुनेंगे तो आपको गर्व फील होगा। यदि आप बिहार के हैं तो आपको बहुत ही प्राउड फील होगा कि बिहार की धरती पाटलिपुत्र ऐसा भी हुआ करता था। कहा जा रहा है मही मतलब होता है पृथ्वी। मही मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो ये जो पाटलिपुत्र था, दामोदर गुप्त कहते हैं अपने ग्रंथ कुट्निमताख्य में कि ये जो पाटलिपुत्र था, ये पाटलिपुत्र जो था पृथ्वी का तिलक था। पृथ्वी का क्या था, तिलक था। तिलक कहाँ लगाते हैं, तिलक जो होता है सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक होता है। तिलक जो होता है सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक होता है। तिलक हम लोग माथे पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, जो कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक होता है। जब प्राचीन काल में राजा लोग युद्ध के लिए जाते थे तो उनका तिलक किया जाता था, उनको सर्वश्रेष्ठ बताया जाता था कि आप विजय होकर आए। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र जो था पूरे पृथ्वी पर एक तिलक के स्वरूप था।
पाटलिपुत्र जो था पूरे पृथ्वी पर तिलक के स्वरूप था, यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ स्थान था। फिर कहा जा रहा है ये जो पाटलिपुत्र था, है ना, सरस्वती का कुलगृह था। सरस्वती का कुलगृह कहने का मतलब विद्या का केंद्र था। सही बात है। बिहार में पाटलिपुत्र में आपको नालंदा का विश्वविद्यालय नाम सुने होंगे। प्राचीन काल में ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो पूरे पृथ्वी पर विद्या का जो केंद्र था, सरस्वती का जो केंद्र था, कुलगृह था, वो आपका पाटलिपुत्र की धरती नालंदा था। तो कहीं ना कहीं इसकी विशेषता को आप समझ रहे होंगे, कितना गहराई से विशेषता दिए हैं दामोदर गुप्त। फिर एक और लाइन है कि पाटलिपुत्र जो था, दामोदर गुप्त कहते हैं कि पाटलिपुत्र जो था ये आपका परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी कि है ना, पुरंदर कहा जाता है इंद्र को। ये पाटलिपुत्र जो था इंद्र के स्थान के समान, अर्थात इंद्र के स्वर्ग के समान हुआ करता था। देखिएगा 3 गो लाइन इसमें आया है, इतना महान लाइन है कि पाटलिपुत्र जो था पृथ्वी के तिलक स्वरूप था, यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्थान हुआ करता था। और यह पृथ्वी पर जो था विद्या का केंद्र हुआ करता था, सरस्वती कुलगृह हुआ करता था। और साथ में पाटलिपुत्र जो था आपका इंद्र के स्वर्ग के समान था। तो कितना जबरदस्त विशेषता किए हैं। हमारे पाटलिपुत्र की धरती जो थी इंद्र के स्वर्ग के समान, उसका तुलना किया जाता था, एक वक्त था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम इस प्रकार से लिखे भी हैं कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र एक महानगर था। पाटलिपुत्र क्या था? एक महानगर था। दामोदर गुप्त एकदम पूछा गया है पाटलिपुत्र का, दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया, आप लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कृत में तो पढ़ के आपको सुना दिए और यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने ग्रंथ कुटनिमताख्य, एकदम याद रखेंगे कुटनिमताख्य को, कुटनिमताख्य में पाटलिपुत्र के बारे में कहा है कि यह महानगर पृथ्वी के तिलक स्वरूप है। यह सरस्वती का कुलगृह है, अर्थात विद्या का केंद्र है। कुलगृह का मतलब जहां पे, है ना, किसी चीज का, जैसे विद्या का कुलगृह कहने का मतलब जहां विद्या का केंद्र है, जन्म हुआ विद्या का जहां, और वहां से चारों तरफ फैला। यह पाटलिपुत्र पुरंदर के स्थान, अर्थात पुरंदर का स्थान कहां है? स्वर्ग है, तो पुरंदर के स्वर्ग के समान है। तो कितना जबरदस्त तरीके से दामोदर गुप्त ने जो है, कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र की विशेषता को बताया है, आप समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इतिहासे श्रूयते यत् गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। बुद्ध के काल में, बुद्ध भगवान के समय में, गौतम बुद्ध के समय में कहा जाता है, सुना जाता है इतिहास में कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में ये जो महानगर है, जो आगे चलकर महानगर बना, लेकिन बुद्ध के समय में एक गंगा के किनारे बसा हुआ एक गांव हुआ करता था, ये पाटलिपुत्र, जिसका नाम था पाटलीग्राम। तो आपको याद रखना है कि पाटलीग्राम था किसके किनारे था? तो गंगा के किनारे था, एकदम पूछा हुआ एग्जाम में है। और किसके समय में पाटलीग्राम के रूप में था? तो बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में। तो यहां लिख भी रखे हैं, बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे पाटलीग्राम के रूप में, किसके रूप में? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम करने का मतलब एक गांव के रूप में पाटलीग्राम, जिसका नाम था क्या? पाटलीग्राम के रूप में बसा हुआ था। तो पहले ही जो पाटलिपुत्र था, पहले एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था पाटलीग्राम नाम था। बुद्ध के समय में ये पाटलीग्राम के नाम से विख्यात था। फिर आपका है पाटलीग्राम में, है ना, यहां पढ़ देते हैं आपको संस्कृत, उसके बाद हिंदी की ओर आएंगे। यत्र च भगवान बुद्धः बहुकृत्वः समागतः। यहाँ जो है पाटलीग्राम में बुद्ध, भगवान बुद्ध बहुत बार आए। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन जो है पाटलीग्राम में बहुत बार आए? तो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जो है पाटलीग्राम में बहुत बार आए, आपको याद रखना है। इस प्रकार से लिख भी रखे हिंदी में, पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध बहुत बार आए, है ना। तो पूछेगा कि पाटलीग्राम में बहुत बार कौन आए? तो बुद्ध आए, गौतम बुद्ध आए, भगवान बुद्ध आए।
फिर आगे है तेन कथितम आसीत यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। और जब गौतम बुद्ध पाटलीग्राम आए तो उन्होंने पाटलीग्राम के बारे में भविष्यवाणी किया और बताया कि यह भविष्य में पाटलीग्राम जो है भविष्य में महानगर के रूप में विकसित होगा। किसके रूप में विकसित होगा? महानगर के रूप में विकसित होगा। साथ में क्या बोले? किंतु कहलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यन्ति। लेकिन आगे चल करके गौतम बुद्ध एग्जाम में पूछा हुआ है, गौतम बुद्ध जो है पाटलिपुत्र के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे, क्या बताए थे पाटलीग्राम के बारे में, पाटलिपुत्र नहीं पाटलीग्राम के बारे में गौतम बुद्ध क्या कहे, ये अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो क्या कहें कि पाटलीग्राम जो है, गौतम बुद्ध बोले कि पाटलीग्राम जो है भविष्य में एक महानगर के रूप में विकसित होगा। लेकिन यहाँ कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, ये पाटलीग्राम में जो है जो पाटलिपुत्र बनेगा यहाँ लड़ाई झगड़ा जबरदस्त देखने को मिलेगा। अग्निदाह मतलब आग लगेगा, चारों तरफ क्या होगा, कहीं कोई किसी के घर में आग लगा देगा या कहीं आग लग जाएगा। ठीक है, और जलपुरस्य मतलब बाढ़ है, तो यहाँ पे कलह, आग, अग्निदाह, जलपुरस्य यानी कि बाढ़ हमेशा देखने को मिलेगा इस पाटलिपुत्र के धरती पर। और सही बात है, आज भी वर्तमान में ये बिहार की धरती जो है, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लड़ाई झगड़ा जबरदस्त होता है, पूरे भारत में बिहार बदनाम है। और बाढ़ तो जबरदस्त आता है, उत्तर बिहार में बाढ़ एकदम जबरदस्त आता है। और यहाँ पे देखते हैं एक दूसरे से लोग क्या होते हैं, जलते हैं, एक दूसरे पे मारने पीटने को उतर जाते हैं, है ना, एक दूसरे के घरों में आग लगा देते हैं, या कोई फैक्ट्री में आग लगा देता है, या कहीं कोई आग लगा देता है ना, अपने इच्छा के पूर्ति के लिए। ठीक है, तो समझ रहे हैं, तो ये सब चीजें जो हैं, तीनों चीज अभी वर्तमान में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार की धरती कहीं ना कहीं श्रापित है। गौतम बुद्ध ने जो कहा वो आज भी देखने को मिलता है, तो ये एक तरह से श्रापित धरती है। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध बोले वो एग्जाम में आता है कि गौतम बुद्ध जो है पाटलीग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी किए, क्या बताए, उसको लिखें। तो आप लिखेंगे, यही बात लिखेंगे, पाटलीग्राम के बारे में भगवान बुद्ध कहे थे कि यह भविष्य में महानगर के रूप में विकसित होगा। सही बात है, यही कहे थे। लेकिन यहाँ हमेशा कलह, अग्निदाह और बाढ़ देखने को मिलेगा। ये 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां तक लिख लिए हिंदी। ठीक है, फिर आपका है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत, है ना, अत्युत आकृष्ट दिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयन्ति। इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक यूनानी राजदूत थे जिनका नाम है मेगास्थनीज। विदेशी यात्री, यूनान जो है एक देश है जिसकी राजधानी एथेंस है, वहां से आए हुए एक विदेशी यात्री थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। और मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब आए तो अपने ग्रंथ, उनके ग्रंथ का नाम इंडिका है, इसमें दिया हुआ नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, है ना। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या है? इंडिका है। इंडिका में उन्होंने बताया कि जो पाटलिपुत्र की जो वैभव है ना, इस नगर की अर्थात पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अति उत्कृष्ट है। क्या है? अति उत्कृष्ट है। तो इस बात को लिखवाने के लिए हमारे पास थोड़ा सा जगह, हाँ ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे चल करके, अच्छा एक लाइन छूट गया, नहीं एक लाइन छूट गया है, ठीक है, एक लाइन छूट गया है जो यहाँ पे हिंदी लिखे हुए हैं। कलांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रम इति कथितः, यानी कि कलांतर में आगे चल करके पाटलीग्राम जो है, पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये पूछेगा कि पाटलीग्राम जो है किसके रूप में प्रसिद्ध हुआ, तो पाटलिपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
या पाटलिपुत्र पहले किस गांव के नाम से जाना जाता था तो पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। तो आगे चलकर पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद कहा जा रहा है, जैसा कि आपको हम पढ़ के सुनाए, चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टादिति यूनान राजदूत मेगास्थनी स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। यूनानी राजदूत, यूनान से आए हुए एक राजदूत थे, विदेशी यात्री थे, जिसका नाम था मेगास्थनीज। उन्होंने अपने ग्रंथ इंडिका में बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की अर्थात पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, है ना, बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यही लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। आगे लिख रहे हैं, आपको सारा बात लिख रहे हैं। मेगास्थनी यूनान के राजदूत थे, ये पूछा हुआ एग्जाम में है कि मेगास्थनीज किस देश के राजदूत थे, तो यूनान के। या पूछा जाएगा पाटलिपुत्र के धरती पर आने वाले यूनान के राजदूत का नाम या यूनान के विदेशी, है ना, यूनान से आने वाले यात्री का क्या नाम था, तो मेगास्थनीज था। ठीक है, और जो इसका अर्थ है, जो वाक्य अभी पढ़े उसको भी लिखवाते हैं। इसको मिटा करके आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मक्खन है ये क्या है, एकदम मक्खन है। पूरा आपका मटेरियल जो पूछता है आपको एकदम गारंटी हम देते हैं, यदि इससे नहीं पूछेगा तो आप जो कहेंगे तो हम मान लेंगे, है ना। इस चैप्टर से एकदम मक्खन निकाल कर ये लिखा हुआ है। ठीक है, यही सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में आता है। ठीक है, तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको पढ़कर यह वाक्य सुनाए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिदिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। तो इसका हिंदी आपको समझा दिए हैं और इसको इस प्रकार से लिखना है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा मतलब सुंदरता और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, है ना। पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे है आपका अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शन्यः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धा। जो इस नगर की अर्थात पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था थी, शोभा व्यवस्था थी, सुंदरता थी और समृद्धशाली हो गया और सुंदर हो गया और बहुत ज्यादा समृद्धशाली हो गया सम्राट अशोक के समय में। ठीक है, सम्राट अशोक को प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं प्रियदर्शनी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र और अधिक सुंदर एवं समृद्ध हुआ, समृद्ध या समृद्धशाली हो गया। इसकी जो रक्षा व्यवस्था थी और समृद्धशाली हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपके आए बिंदुसार आए। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा जो थे बिंदुसार थे, बिंदुसार का बेटा था अशोक था। तो अशोक के शासनकाल में जो है बहुत ही ज्यादा यह पाटलिपुत्र नगर समृद्धशाली हो गया, इसकी रक्षा व्यवस्था और उत्कृष्ट हो गया, है ना। तो याद रखेंगे। ठीक है, फिर आगे है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत काल तक, बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र की धरती जो है सरस्वती परंपरा से चलता रहा, सरस्वती का कुलगृह बना रहा। तो यही बात लिखे हैं, बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र सरस्वती के कुलगृह के रूप में विख्यात रहा, पूरे विश्व भर में विख्यात रहा। इसके बारे में पाटलिपुत्र के धरती जहां सरस्वती का कुलगृह हुआ करता था, विश्व प्रसिद्ध कुलगृह हुआ करता था विद्या सरस्वती माता का,
तो उसके बारे में राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा, आपसे पूछा जाएगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर याद रखेंगे। तो राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के धरती के बारे में कहा इस प्रकार से, यहां लिख चुके हैं आपको, राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा, एकदम एग्जाम में पूछा जाएगा काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। कौन है? राजशेखर। राजशेखर ने कहा इस प्रकार से, श्लोक है, अत्रो पवर्ष वर्षाविहि पाणिनि पिंगल व्याडी वरुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उप जंगमुह। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर पाटलिपुत्र के धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय में, और ये जो पाटलिपुत्र का धरती था नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था पाटलिपुत्र के धरती पर, क्योंकि पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा महानगर हुआ करता था प्राचीन काल में। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के धरती पर ही बहुत वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि, पतंजलि जैसे विद्वान जो है परीक्षित हुए, है ना, ज्ञान प्राप्त किए और विश्व विख्यात हुए अपने अपने क्षेत्रों में। तो यहाँ पे वही बात लिखे हैं, राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में वर्णन किया है कि यहाँ अनेक वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि, पतंजलि जैसे विद्वान परीक्षित हुए और विश्व विख्यात हुए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र के बारे में राजशेखर ने अपने ग्रंथ में क्या वर्णन किया, क्या बताया। तो आपको ही बताना है कि पाटलिपुत्र के बारे में राजशेखर, लेखक राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में यह बताया कि इस पाटलिपुत्र के धरती पर अनेक विद्वान ज्ञान प्राप्त किए और विश्व विख्यात हुए। जैसे कि नाम आपको बताया, याद रखेंगे, पाणिनि, एकदम ये बहुत बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं पाणिनि। पिंगल, व्याडी, वरुचि, पतंजलि ये सभी विद्वान इसी धरती पर, पाटलिपुत्र के धरती पर ज्ञान की प्राप्ति किए और विश्व विख्यात हुए। आगे कहा जा रहा है, कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथ संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आपका आता है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, पुराण है, ये सब प्राचीन ग्रंथ हैं। तो पुराणों में जो है पाटलिपुत्र नगर का नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर लिया जाता है या बताया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र का नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर कहाँ, किस ग्रंथ में बताया गया है, तो पुराण में बताया गया है। ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथ पुराणों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराणों में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर वर्णन किया गया है। पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है या देखने को मिला है पुराणों में, संस्कृत ग्रंथ पुराणों में। आगे कहा जा रहा है, अन्येन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति अस्माः। यहाँ जाना जाता है इस नगर में, पाटलिपुत्र नगर में बहुत सारे तरह तरह अनेक प्रकार के पुष्पों का, फूलों का उत्पादन किया जाता था, भारी मात्रा में फूलों का उत्पादन किया जाता था। फिर आपका पाटलिपुत्र यहाँ पे लिख भी चुके हैं, इस नगर में अर्थात पाटलिपुत्र नगर में बहुत ज्यादा पुष्पों का उत्पादन किया जाता था, विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के पुष्पों का उत्पादन किया जाता था। फिर आपका पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः। ये जो पाटलिपुत्र है, पूछा जाता है पाटलिपुत्र शब्द जो है कहाँ से आया,
तो पाटल पुष्प से विख्यात हुआ। पाटलिपुत्र शब्द जो है किससे प्रसिद्ध हुआ? तो पाटल पुष्प से प्रसिद्ध हुआ। पाटल पुष्प का मतलब क्या होता है? गुलाब का फूल होता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में पाटल पुष्प यानी कि गुलाब के फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता था। विभिन्न विभिन्न रंग के गुलाब के फूल का उत्पादन किया जाता था, इसलिए पाटल के पुष्प के उत्पादन के कारण इस नगर का नाम पाटलिपुत्र प्रसिद्ध हुआ, जो कि पूछा जाता है। पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्प यानी कि गुलाब के फूल से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। फिर आपका है शरद काले। शरद काले मतलब ठंडा का समय, शरद काल। नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काल में, ठंडे के समय में कौमुदी महोत्सव जो है इस नगर में बहुत ही प्रसिद्ध था गुप्त वंश के शासन काल में। तो पूछा जाता है कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश में, है ना। गुप्त वंश ने भी पाटलिपुत्र के धरती पर शासन किया। तो गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में, किस ऋतु में? शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव प्रसिद्ध था। बहुत तरह का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव। या गुप्त वंश में किस काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो शरद काल में। या कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में। आप देख रहे हैं 3-3 ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। इस कौमुदी महोत्सव में बहुत लोग, वहाँ के जो लोग शामिल होते थे, बहुत ही आनंद मनाते थे, बहुत ही खुशियां मनाते थे उस महोत्सव में। और आजकल, संप्रति का मतलब होता है अभी, वर्तमान का। आजकल जो है इस तरह का दृश्य जो है, कौमुदी महोत्सव टाइप का दृश्य जो है दुर्गा पूजा के अवसरों में पाटलिपुत्र के धरती पर देखने को मिलता है, लेकिन यह भी लुप्त हो गया है, अब नहीं के बराबर रहा। तो जो लिखा हुआ है उसका अनुवाद बता दे रहे हैं। कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर देखने को मिलता है, लेकिन अब यह लुप्त हो चुका है। फिर आपका है काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितः जीर्णताम भूतः। काल चक्र के बीतने के समय ही बहुत समय बीतते चला गया और मध्यकाल में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, है ना। तो मध्यकाल अभी आधुनिक काल का समय चल रहा है ना। जब मुगल वंश का अंत हुआ, उसके बाद से अंग्रेजों का जो शासन चालू हुआ, उसके बाद का समय जो है आपका आधुनिक काल में आता है। और उसके पीछे आपका जब यहाँ पे अरबों का आक्रमण हुआ 712 में अर्थात 8वीं शताब्दी के आसपास का समय, जब अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उसके बाद का समय जो है आपका मध्यकाल का समय माना जाता है ना। मध्यकाल का समय माना जाता है। तो मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र की धरती एकदम टूट फूट सा गया, है ना। इसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, विकास ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र कई हजार वर्ष तक जीर्ण रहा मतलब टूट फूट रहा, मतलब पूरा विकास नहीं हुआ। जो मुसलमान लोग आए पाटलिपुत्र की धरती को, यहाँ जो भी प्रमुख चीजें था उसको तोड़ते फोड़ते चले गए। नालंदा विश्वविद्यालय को लोग आग लगा दिया और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया, है ना, ध्वस्त करते चला गया। मुसलमान लोग जो है यहाँ तबाही मचा के चला गया। तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र धरती एकदम खत्म सा हो गया, तबाही मचा दिया। तो वही बात कहा जा रहा है, पाटलिपुत्र की धरती जो है कब विकसित नहीं रहा, कब टूट फूट सा गया? तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र की धरती का विकास नहीं हुआ। तो आगे हम लोग का थोड़ा और बचा हुआ है, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आज ज़्यादा हो जाएगा, इतना तक रहने दीजिए। ठीक है, जो भी आपको बताएं एकदम मक्खन है, ये सब क्या है? मक्खन है, इसको एकदम लिख लेंगे। तो अब हम लोग जितना आपको बता चुके उससे आगे बढ़ते हैं और आगे का वाक्य इस प्रकार से है
तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। यानी कि ये जो मध्यकाल में पाटलिपुत्र की धरती क्या हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट फूट गया, इसका जो है संकेत देखने को मिलता है अनेक साहित्य ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिसमें एक नाम है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस जो था एक ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ है, जिसके लेखक जो हैं माने जाते हैं आपके विशाखा दत्त। ये एक प्रकार का नाटक ग्रंथ है और मुद्रा राक्षस ग्रंथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन की कहानी जो है नाटक के रूप में दिखाई गई है, लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन से जुड़ी हुई कहानी जो है आपको मुद्रा राक्षस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख चुके हैं, मुद्रा राक्षस नाटक ग्रंथ के लेखक जो हैं विशाखा दत्त हैं। एकदम याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त हैं। फिर आगे है, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के शासन काल में जब मुगल आए, बाबर जब आए और उनके जब वंशज जो हैं इस भारत की धरती पे शासन करते रहे, तो ये लोग लूटपाट ज्यादा नहीं मचाए, यहीं पे बस गए और यहीं पे शासन करने लगे, भारत की धरती पर ही शासन करने लगे। और यहाँ के जो स्मारक थे, जो मंदिर था या जो भी चीजें था, उसको क्या करने लगे ये लोग, कहीं ना कहीं प्रजा को ध्यान में रखते हुए संवारने लगे, बनाने लगे, चीजों का विकास करने लगे। तो मुगल काल में क्या हुआ, पाटलिपुत्र की धरती फिर से क्या हुआ, समृद्धशाली हुआ, फिर से थोड़ा विकसित हुआ। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि मुगल काल में पाटलिपुत्र नगर पुनः समृद्ध हुआ, पुनः विकसित हुआ। फिर आपका है, आंग्ला शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जातः। आंग्ला कहा जाता है अंग्रेजों को, आंग्ला कहा जाता है अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का और सुंदर विकास हुआ, और ज्यादा विकास हुआ। तो यहां इस प्रकार से लिखेंगे कि अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का और सुंदर विकास हुआ, यानी कि और अच्छे से विकास हुआ। फिर आपका है, नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धिं गातः। जो पटना है, पटना आगे चल करके मध्यकाल में, यहाँ पे पूरा आपका लिखा ही हुआ है कि मध्यकाल में ये जो नगर था पाटलिपुत्र की धरती, ये मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पटना के नाम से जाना जाने लगा। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। ये जो पटना शब्द है, ये पतन से निर्गतः मतलब निकला है। पटना जो है पतन शब्द से निकला है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि पटना जो है निम्नलिखित में से किस शब्द से निकला है, तो पतन से निकला है। पतन का मतलब बंदरगाह होता है। और पाटलिपुत्र जो है पाटल पुष्प से शब्द से मिलकर के बना है, पाटल पुष्प शब्द से पाटलिपुत्र बना है। और पतन से पटना बना है। पतन का अर्थ क्या होता है, बंदरगाह होता है। तो एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको ये सब चीजें मक्खन निकाल कर आपको बता रहे हैं। मध्यकाल में यह पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ पाटलिपुत्र की धरती, तो मध्यकाल में। कब, मध्यकाल में। पटना शब्द जो है पतन, पतन मतलब बंदरगाह से निकला है, निर्गतः मतलब निकलना होता है, उत्पत्ति होना होता है। फिर है, नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूज्यते। इस नगर की, अर्थात अब नाम हो गया पटना, पटना नगर की जो पालिका देवी है, रक्षक जो है, पटन देवी को माना जाता है। और आज भी पटन देवी जो है पूजनीय स्थल के रूप में देखने को है, मिलता है। आप अभी भी जा सकते हैं पटन देवी, वहां पे माता जो है पालिका देवी, पटन देवी जो है माता जी, वो अभी भी विराजमान है, वहीं पे हैं। ठीक है, तो एक मंदिर के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में अभी भी वहां पे देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है, पटना की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। एग्जाम में पूछा जाता है पटना की पालिका देवी कौन है, तो पटन है ना, क्या बोले, पालिका है ना, पटन देवी है। कौन है, पालिका देवी कौन है पटना की, तो पटन देवी है, पटन देवी। ठीक है, तो यही पटना की पालिका देवी है, पटन देवी। याद रखेंगे, पटना की पालिका देवी कौन है, पटन देवी है।
जो आज भी पूजनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, एक पैराग्राफ हम लोग का और है, बस एक ही पैराग्राफ है, आप लोग के लिए कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है एकदम चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, इसी प्रकार से निकाल करके मक्खन निकाल करके आप पढ़ेंगे और यही मक्खन सब जो है आपके एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में बनकर। फिर आगे है एक पैराग्राफ और बचा हुआ है, संप्रति। संप्रति मतलब आजकल, इस समय। पाटलिपुत्रम अर्थात पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चा अस्ति। आज जो है वर्तमान में इस समय पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से एक अति विशाल राज्य नगर है, अति विशाल नगर है, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। और साथ में ये पटना जो है बिहार की राजधानी है। तो यहाँ पे आपके काम का यही है कि इस समय जो है पाटलिपुत्र अर्थात पटना बिहार की क्या है, राजधानी है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको बताना जरूरी है और इस बात को ध्यान में रखेंगे और आपको याद भी होगा। फिर है आपका अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, है ना। आए दिन क्या हो रहा है, इस नगर का विस्तार होते जा रहा है। अब जो है पटना अर्थात पूरा विकसित होते जा रहा है। पटना जो है बहुत कुछ नया नया आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, है ना। अभी आप पटना में आएंगे तो आपको ब्रिज, ओवर ब्रिज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, चौड़े सड़क आपको देखने को मिलेंगे, नए नए भवन देखने को मिलेंगे, नए नए मॉल देखने को मिलेंगे। मतलब पटना बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है ना। पटना में एयरपोर्ट दानापुर तक हो रहा है आपका, उधर बिहटा मनेर तक आपका देखेंगे एयरपोर्ट बन रहा है, बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है। तो पटना का विस्तार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। फिर आगे अस्योत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति अस्य उत्तर दिशायाम, इसके उत्तर में अर्थात पटना नगर के उत्तर दिशा में जो है आपका नदी प्रवाहित होता है, गंगा नदी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन नदी प्रवाहित होती है, पटना नगर के उत्तर में, किस दिशा में, उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होता है, तो उत्तर दिशा में, है ना। ऑप्शन में उत्तर पूर्व पश्चिम शब्द देगा, तो उत्तर दिशा पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्मयान मानो वर्तते। ये आपका पुराना डाटा दे रहा है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि गंगा नदी के ऊपर आपका गांधी सेतु है। गांधी सेतु कहाँ है, तो गंगा नदी पर है। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें लिख रहा है कि एशिया महादेश का क्या है, दीर्घतम सबसे लंबा पुल है, गंगा नदी पुल है ना। नदी पुल जो है एशिया का सबसे लंबा पुल है, लेकिन ये अब गलत हो गया है ना। अब बहुत लंबे लंबे और अन्य नदी पुल बन चुके हैं, है ना। असम में ही ये जो आपका 5 किलोमीटर के आसपास, 6 किलोमीटर के आसपास इसका गांधी सेतु का लंबाई है। लेकिन असम में ही आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम का एक सेतु है, नदी पुल है, जो कि 9 किलोमीटर के आसपास लंबा है। तो कहने का मतलब अब ये पुराना डाटा के हिसाब से अब ये एशिया का सबसे लंबा नदी पुल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गंगा नदी पे कौन सा सेतु है, तो गांधी सेतु है। या गांधी सेतु किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। इतना ही बात आपको याद रखना है, एकदम मक्खन निकाल के बता रहे हैं आपको, ठीक है। और इस पे रेल यान जो है, रेल के लिए जो पुल बन रहा है, लेकिन अब बन चुका है ना। जेपी सेतु जाएंगे, जयप्रकाश नारायण का जो नाम से जेपी सेतु है, उस पर आपको सड़क भी है और रेल भी है, दोनों है, ठीक है। नगर आगे है नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालयः उच्च न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम है ना मौर्यकालिक कः अवशेषः महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति। पटना में जो है बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। तो ये सब जो है पटना के दर्शनीय स्थल हैं। क्या क्या बोले, संग्रहालय, पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल जो है संग्रहालय,
मतलब म्यूजियम, पुराना म्यूजियम, और पटना में एक और म्यूजियम बन गया है आपका नया, बहुत ही विशाल, बहुत ही जबरदस्त देखने को में लगता है। आप एक बार जाकर जरूर देखें। पटना में आपको है ना, बेली रोड में आपको हाई कोर्ट के बगल में ही, अर्थात उच्च न्यायालय के बगल में ही आपको बिहार म्यूजियम देखने को मिलेगा। बिहार म्यूजियम आप घूमेंगे तो बहुत कुछ वहां पे आपको चीजें देखने को मिलेगा। तो ये पुराना वाला संग्रहालय की बात कर रहा है, अभी ये फिलहाल बन रहा है, ठीक है, इसको मतलब कि और विकसित किया जा रहा है। उच्च न्यायालय, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, गोलगृह है, तारामंडल है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो चिड़ियाघर जिसको कहते हैं वो है, मौर्य काल के अवशेष है ना, ये आपको कुम्हरार में देखने को मिलेगा। कुम्हरार एक पार्क है, वहीं पे आप जाएंगे, पार्क में कुम्हरार जाएंगे तो कुम्हरार पार्क के नाम से ये प्रसिद्ध है ये पार्क। और यहाँ जाएंगे तो मौर्य काल के अवशेष आपको देखने को मिलेगा इस पार्क में, ठीक है। गुरुद्वारा है, और उसके अलावा एक और आपका है महावीर मंदिर, महावीर मंदिर भी कहा जा रहा है, महावीर मंदिर। और एक आपका बिहार म्यूजियम भी है ना, बिहार म्यूजियम, ये आपका नया बना है बिहार म्यूजियम इत्यादि अब यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इतना सारा जो है पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल है जहां पे आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में ही, इस पाटलिपुत्र के धरती पर ही, पटना में ही एक शहर है पटना सिटी, जिसका नया नाम हो गया है पटना साहिब। पटना साहिब में ही जो है सिख धर्म के, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो कि एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है, प्रमुख प्रसिद्ध स्थान है। तो यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा कर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब रहेगा ऑप्शन में, या पटना सिटी रहेगा तो वो मारेंगे, है ना। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौवें गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुद्वारा के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तख्त हरमंदिर सिंह गुरुद्वारा के नाम से यह जन्म स्थल जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल प्रसिद्ध है। तो आपको क्या बताया, पटना साहिब में ही सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, सही बात है, जो अभी वर्तमान में श्री तख्त हरमंदिर सिंह गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो इतना सारा मक्खन आपको निकाल दिए। एग्जाम में इस चैप्टर से जितना आपको पढ़ा है इससे बाहर नहीं पूछेगा, एकदम गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं। एकदम पूरा चैप्टर के अंदर एक एक लाइन, एक एक मक्खन निकाल करके आपको रख दिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एकदम इसी से पूछा जाएगा, एकदम हिंदी मीडियम में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं। एकदम हिंदी में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, और इससे बाहर नहीं रहेगा। आप नोट्स बनाइए और विश्वास कीजिए कि इससे बाहर नहीं रहेगा। इस चैप्टर से जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं एकदम मक्खन निकाल करके पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर से बाहर पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। ये चैप्टर में जितना मटेरियल था वो निकाल दिए। अब हम लोग का कुछ बचा नहीं, लेकिन 2-4 लाइन बचा है, इसको भी पढ़ देते हैं। तत्र देशस्य तीर्थरानी दर्शनार्थम आयन्ति, ये सारे जो है देश के तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये सब हमारे देश के, बिहार में तो तीर्थ स्थल, पटना में तो तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्धि है, और आपका देश में भी है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयन्ति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति। जो प्राचीन काल पाटलिपुत्र में जो है अभी वर्तमान काल में विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों से जो पाटलिपुत्र की वैभव थी, सुंदरता थी, वो सब कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की जो वैभवता थी, जो समृद्धता थी, वो अभी आप देखना चाहते हैं तो संग्रहालय में, बिहार म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
तो वो दर्शनीय चीजें, जितनी भी चीजें हैं आप दर्शनीय स्थलों में जाकर के पाटलिपुत्र के इतिहास को समझ सकते हैं, उसकी समृद्धि को जाकर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं नमूना जो है आपको देखने को मिलेगा। और आपको हम कहेंगे कि कभी न कभी पटना में आए तो बिहार म्यूजियम जरूर आए। बिहार म्यूजियम बहुत ही आसान है। यदि आप पटना से दूर के हैं, किसी भी जिला के, तो पटना जंक्शन पे जाएं। पटना जंक्शन के बाद आपसे 10 या 15 रुपया का ऑटो वाला लेगा और बिहार म्यूजियम बेली रोड उतार देगा। वहां पे 50 रुपए का टिकट लगता है, 100 रुपए का टिकट लगता है बिहार म्यूजियम में घूमने का। और वहां जाकर के पाटलिपुत्र की धरती की विशेषता को जाकर के करीब से देखें। चलिए, तो पूरा आपको एड्रेस भी बता दिए कैसे कैसे जाना है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन के क्षेत्र में जो है, पर्यटन मतलब घूमने वाले क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पटना जो है, पाटलिपुत्र की धरती एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में प्रसिद्ध है, जाना जाता है, माना जाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 जो है पाटलिपुत्र वैभवम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में पाटलिपुत्र से अब तक के पूछे जाने वाले जितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बार बार आपको बता रहे हैं हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उन प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा 2015 से लेकर के 2023 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब एक वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आपको अंत में यही नोट्स बहुत काम आएगा। तो आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।